सर मैं यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी और ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार मैं किसी कंपोनेंट को बहुत ज्यादा टाइम एलोकेट कर देता हूँ और कई बार मैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को पूरे दिन में एक बार भी कवर नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मुझे किस तरीके से अपना डेली टाइम या फिर जो 90 दिनों का पीरियड मेरे पास है उसको मैनेज करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि भाई किस तरीके से आप इन 90 दिनों में और हर दिन में एक अच्छी प्रिपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, because this is the one stop solution for all the information regarding APFC and EO examination। कि भाई EPFO है क्या, APFC क्या है, EO क्या है, इसका डिकोडेड सिलेबस क्या है, इसके सॉल्व PYQs कहां से मिलेंगे, आपको हर चीज एक ही जगह पे मिल जाएगी और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप इसको 0 रुपीस में डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रगल कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को डील करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर मैं डेली टारगेट सेट करके प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन मैं डेली टारगेट मीट ही नहीं कर पा रहा हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अपने जो डेली टारगेट है हर एक कंपोनेंट के, उनको अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूं। कुछ बच्चों का डाउट ये है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं एक दिन में डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे मैनेज करूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई मुझे एक कंपोनेंट को ही पूरे दिन में पढ़ना चाहिए, मुझे मल्टीपल कंपोनेंट्स लेके नहीं चलने चाहिए क्योंकि मुझसे वो हैंडल ही नहीं हो रहे। और क्या ये स्ट्रेटेजी सही रहेगी कि भाई मैं एक ही कंपोनेंट को पूरे दिन में प्रिपेयर करूं। कुछ बच्चों को डाउट ये आ रहा है कि सर आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन सम पार्ट्स एंड नेग्लेक्ट अदर। मैं कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट को तो दिन में बहुत ज्यादा टाइम एलोकेट कर देता हूं, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ लेता हूं, लेकिन कुछ पे मैं 1 घंटा भी नहीं डिवोट कर पा रहा हूं, जबकि मैंने पूरे दिन का शेड्यूल बना रखा है कि मुझे हर एक कंपोनेंट पे 2-2, 3-3 घंटे देने हैं, बट किसी पे 5 और किसी पे आधा घंटा। इस तरह की चीजें मेरे साथ हो रही है, तो मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए। एक और डाउट क्या है कि सर मैं सिलेबस कवर तो कर रहा हूं, लेकिन रिवीजन कैसे प्लान करूं ये समझ नहीं आ रहा है। मेरी टाइम मैनेजमेंट इतनी इस टाइम खराब है कि मुझे रिवीजन और सिलेबस कवरेज को है मैनेज करना नहीं आ रहा। तो किस तरीके से चीजों को हैंडल करूं। तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये लगभग हर एस्पिरेंट के साथ है। तो यहां पर मैं आप लोगों को उसके कारण बताना चाहूंगा कि भाई क्यों हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और किस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को डील करना चाहिए। तो कुछ बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम अपने इस टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई हमने अपने लिए ओवर एम्बिशियस टारगेट बना लिए हैं। देखो जब आप इस एग्जाम का सिलेबस देखते हो ना, हर बच्चा जब इस एग्जाम का सिलेबस पहली बार देखता है तो बहुत वास्ट सिलेबस है। आप लोगों को पता है कि भाई 14-15 कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं और उनमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं लाइक अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, जर्नल साइंस, जहां पर बहुत ज्यादा सिलेबस है, कोई लिमिट ही नहीं है प्रिपरेशन करने की। तो आप लोगों को ये पता लगता है कि भाई 100 दिनों के अंदर मुझे इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप अपने लिए जो टारगेट बनाते हो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि भाई मैं 15 दिनों के अंदर पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर लूंगा, मैं 15 दिनों के अंदर पूरी अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लूंगा, मैं 15 दिनों के अंदर सारे 12 के 12 लेबर लॉ और 4 लेबर कोड कंप्लीट कर लूंगा, मैं अगले 15 दिनों में पूरी इंडियन कल्चर हिस्ट्री प्रिपेयर कर लूंगा। दूसरे टारगेट 3 घंटे अगर आप डेली दे रहे हैं और 15 दिन में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो बच्चा जिन्होंने इन कंपोनेंट्स को पहले पढ़ा भी हुआ है उनके लिए भी 15 दिन 3 घंटे में इन कंपोनेंट्स को रिवाइज करना मुश्किल है, तो आपके लिए तो जो नए सिरे से कवर करना है वो तो और भी मुश्किल होगा। तो ये ओवर एम्बिशियस टारगेट मत बनाइए, ट्रस्ट मी, ये आपको परेशान ही करेंगे और आपको फ्रस्ट्रेट ही करेंगे। तो यहां पर कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि भाई हम ऐसे टारगेट सेट करें जो कि हम अचीव कर पाए। देखो टारगेट सेट करना गलत बात नहीं है, लेकिन अचीवेबल टारगेट सेट करना सही बात होती है, ना कि अनअचीवेबल टारगेट जिनको आप अचीव ना ही कर पाओ। तो उन टारगेट को सेट करके कोई फायदा ही नहीं है। तो यहां पर आप ये टारगेट बना सकते हो कि देखो भले ही मैं थोड़ा कम पढ़ूं, लेकिन मुझे 20 दिनों में 3 घंटे देके पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेने चाहिए। फिर मुझे अगले 20 दिनों में 3 घंटे डेली देके इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कवर कर लेने चाहिए। तो आप यहां पर एक तो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला स्कोप नैरो डाउन करके आ गए हो, प्लस आपने नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए हैं। तो यहां पे हमेशा कोशिश ये करो कि आपके टारगेट ओवर एम्बिशियस ना हो। प्लस दोस्तों कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन कब आती है, जब हम चीजें कवर तो कर रहे होते हैं लेकिन उससे हमें एग्जाम का जो पूरा स्कोप है उसमें बहुत मिनिमल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम के लिए आपको 100% प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपने 1 वीक का पूरा टाइम लगाया और 1 वीक का टाइम लगा के, जो कि हमारे पास 14 वीक है, लगभग 100 दिन है हमारे पास, ठीक है, आपने 1 वीक का टाइम लगा के पूरा ऑडिटिंग कंप्लीट किया। अब ऑडिटिंग का जब आप एग्जाम में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 आने वाले हैं फ्रॉम ऑडिटिंग, और मैंने इसके लिए 1 वीक लगा दिया है। मतलब आपने लगभग दिन का 7, अपने पूरे टाइम का 7% टाइम लगा के एग्जाम के लिए लेस देन 1% कंपोनेंट को जो है कवर किया है, सॉरी लेस देन 2% कंपोनेंट को कवर किया है। तो अगेन ये एक अच्छी जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर मान लो आप 2 वीक लगा के 2 वीक्स लगा के
आप जर्नल इंग्लिश पूरा कंप्लीट करते हो, मतलब आपने अपने टाइम का लगभग 14% टाइम लगाया और आपने कितना जो है टारगेट अचीव कर लिया, भाई 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 एग्जाम में आप टारगेट कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी डील है, ठीक है। यहां पे आप लोगों को पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला, मोर देन 10% आपने टारगेट कवर कर लिया, ऑलमोस्ट 14% आपने टारगेट कवर कर लिया है, तो ये एक अच्छी डील है। तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटाइजेशन अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, और हम ये नहीं करते हैं तब भी हमें बाद में परेशानी होती है। हमें लगता है कि भाई मेहनत तो बहुत करी, हमने एक वीक 3 घंटे डेली ऑडिटिंग पढ़ा, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला, बहुत कम निकला। तो पुअर प्रायोरिटाइजेशन भी हमें कई बार फ्रस्ट्रेट करती है, और ये भी एक पुअर टाइम मैनेजमेंट का सिंबल होती है। तो एक और तरीका क्या है, इन इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, कि भाई हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ढंग से मेहनत नहीं कर रहे हैं, सही स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मेहनत नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो पूरा रूम है, स्टडी रूम क्लटर्ड पड़ा है, कुछ भी आपके सामने आ रहा है, आप उठा के पढ़ रहे हो, 3 घंटे मेहनत कर रहे हो, फिर कुछ भी आया वो भी पढ़ रहे हो, तो कहीं से कुछ भी पढ़े जा रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं पेज पे पेज भरते जा रहा हूं, लेकिन उसको आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं है। आप क्लीन टेबल के साथ, एक अच्छे माहौल के साथ, एक अच्छे एग्जाम लाइक सराउंडिंग के साथ आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमें कई बार एक कारण देखने को मिलता है, इसी वजह से बच्चे की पुअर टाइम मैनेजमेंट होती है। एक और रीजन क्या है कि भाई हम मेंटल फटीग जो है, बर्नआउट जो है, वैसी चीजों को झेलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप 3-4 दिन लगातार आपने, मतलब 100 दिन जब आपके पास बचे एग्जाम की, आपने तैयारी शुरू करी, आपने पहले तो बहुत मेहनत करी नहीं, ठीक है, और आपने एकदम बहुत ज्यादा मेहनत करनी शुरू करी, आपने दिन में 10-10 12 घंटे पढ़ना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बर्डन फेस होगा, आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन देखने को मिलेगी, जहां पर आपका मेंटल जो लेवल है वो कहीं ना कहीं टायर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फटीग और बर्नआउट भी हमें इनइफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स की तरफ लेके जाते हैं, जहां पर हमारी कंसंट्रेशन पूर्ण होने की वजह से हम टाइम डिवोट करने के बाद भी चीजों को ढंग से कवर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ये टाइम जो मैनेजमेंट है उसमें स्ट्रगल देखने का एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। एंड दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो कि मैंने बीच में लिखा है वो है डिस्ट्रैक्शंस। तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हमें इस प्रिपरेशन के दौरान देखने को मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा जो डिवोटेड टाइम है उसको डाइल्यूट करना शुरू कर देती हैं, उसमें से कुछ छोटे छोटे क्रंचेस को निकालना शुरू कर देती हैं, और हमारा टाइम बहुत लिमिटेड हो जाता है प्रिपरेशन का, और हम फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से आप लोगों को चीजों में परेशानी देखने को मिलती है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर ओवर एम्बिशियस टारगेट की, तो इस चीज को किस तरीके से डील करना है, सुनिए ध्यान से। पहली बात तो कभी भी लंबे टारगेट मत रखिए। सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर आप सोच रहे हैं कि भाई तेरा भाई 15 दिन में पॉलिटी कंप्लीट कर लेगा, तो ट्रस्ट मी, वो भाई कभी भी 15 दिन में पॉलिटी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई ये पॉलिटी अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। आपको इसको मैनेजेबल चंक में तोड़ना पड़ेगा और उनको फिर मैनेज करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट होगी। अब जब आप इसको तोड़ते हो भाई 20 दिन में मुझे पॉलिटी कंप्लीट करनी है, जहां पर पहले 2 दिन मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कवर करना है, फिर लगभग 3 दिन मुझे फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी कवर करने हैं और ड्यूटीज कवर करनी है, फिर लगभग 2 दिन मुझे यूनियन एग्जीक्यूटिव कवर करने हैं, फिर लगभग 3 दिन मुझे इंडियन पार्लियामेंट कवर करनी है। जब इनको मैनेजेबल चंक में तोड़ते हैं और इनको अचीव करना शुरू करते हैं, तो आपको एक तो मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आती है कि हाँ भाई मैं कुछ कवर कर रहा हूं, प्लस आपका ओवरऑल टारगेट मीट हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट, मैनेजेबल टारगेट, इनको सेट करो। क्योंकि दोस्तों जब आप मैनेजेबल टारगेट पे जाओगे ना, फॉर एग्जांपल जब आप इंडियन पार्लियामेंट के लिए नंबर ऑफ डेज एलोकेट कर रहे होंगे, आप क्या देख के एलोकेट करेंगे कि भाई लक्ष्मीकांत की बुक में या फिर सर की जो कोर्स है वहां पर कितनी वीडियोस इसकी हैं, वहां पर कितने पेजों के नोट्स हैं इसके, वहां पर कितने क्विज के क्वेश्चन हैं, या फिर लक्ष्मीकांत में कितने पेजों का ये चैप्टर है, 60 पेजों का चैप्टर है, मैं 1 घंटे में लगभग 10 पेज पढ़ पाता हूं, तो मैं 2 दिन में जो है लगभग 60 पेज कवर कर लूंगा, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस भी करूंगा, तो मुझे आइडली 3 दिन चाहिए। तो आपने एक लॉजिकल मैनर में, एक रैशनल मैनर में अपने टाइम एलोकेट किया, तो ये टारगेट आप लोगों को सेट करना चाहिए इस तरीके से। फिर हर पर्टिकुलर टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करिए कि भाई हाँ, अगर मैं 1 घंटे में 10 पेजों की एवरेज रखता हूं, तो ये 30 पेजों का चैप्टर मैं 1 दिन में कवर कर लूंगा, और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। दोस्तों आपके लिए रूल ये नहीं है कि भाई आप 3 घंटे के बाद भी उन 30 पेजों को कवर करने की कोशिश करते रहेंगे, नहीं। जितना 3 घंटे में हुआ बहुत बढ़िया, आप उसके बाद अगले कंपोनेंट में मूव करिए। अब बात ये आएगी कि सर 3 घंटे में तो पूरा 30 पेज कवर हुए ही नहीं, मैं तो सिर्फ 25 पेज ही पढ़ पाया, मेरे 5 पेज रह गए, तो मुझे लगा कि आधा घंटा और देके उन 5 पेजों को भी कवर कर लो, टॉपिक आज ही कंप्लीट कर लो। तो वो आधा घंटा आप गलत नहीं कर रहे हो देखिए, लेकिन वो आधा घंटा आपकी किसी और प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहा है, जो कि बहुत जरूरी है अगेन एग्जाम के लिए। तो यहां पर आप अगले दिन अपने आप को पनिश करोगे कि आपने प्रिपरेशन का टारगेट मीट नहीं किया है, आप आधा घंटा प्रिपरेशन पे और लगाओ। तो यहां पे इस तरीके से आपको चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। स्ट्रिक्टली जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्लस दोस्तों हर 5, 6 या 7 दिन बाद आपको अपनी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करनी चाहिए कि भाई हाँ, मैंने अपने लिए ये टारगेट सेट किया था, तो क्या ये मीट हो रहा है, क्या ये मीट हो गया, क्या ये मीट हो गया? नहीं भाई, मैंने इनके लिए जो 7 दिन रखे थे, अब मुझे इसमें 9 दिन और लगेंगे, तो आपको अपने आगे वाले टारगेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको चीजें जो है वो इकट्ठी होती हुई दिखेंगी कि यार अब तो ना मेरे ऊपर जो इन्वेंट्री है कवर करने की, उसका बोझ बढ़ता जा रहा है।
तो आपको अपने फ्यूचर टारगेट भी इस हिसाब से एडजस्ट करने पड़ेंगे कि यार मेरी जो स्पीड है ना वो 10 पेज पर घंटे की नहीं है, मेरी स्पीड 8 पेज पर घंटे की है। तो मैं एक काम करता हूं, इंडियन पार्लियामेंट के लिए जो कि 60 पेजों का है, मुझे लगभग 4 दिन देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपने अपने आगे वाले टारगेट को भी एडजस्ट किया ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन देखने को ना मिले। प्लस दोस्तों परफेक्शन पे नहीं जाना है, ट्रस्ट में परफेक्शन आप लोगों को अफेक्ट करेगी। आप लोगों ने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी 3 घंटे की। आपको ऐसा नहीं कि भाई 3 घंटे में टॉपिक एकदम ऐसा हो जाए कि टिप्स पे रहे, नहीं होता एक बार में टिप्स पे, लगभग 2-3 बार रिवाइज करके ही चीजें टिप्स पे आती हैं। तो फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट ऑन परफेक्शन। और अगेन प्रायोरिटाइजेशन की बात मैं यही कहूंगा कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं लाइक जनरल इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कंप्रिहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम, ये हमें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं। फिर उसके बाद अकाउंटेंसी हो गया, आईआर एंड लेबर हो गया, देन क्वांट हो गया, ये हमारे टॉप प्रायोरिटी कंपोनेंट है। फिर उनके बाद 3 कंपोनेंट और हैं, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंडियन पॉलिटी, फिर इंडियन कल्चर हेरिटेज, फिर सोशल सिक्योरिटी। ऐसे ऐसे करके हमें 1 बाय 1 कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट है वो पहले और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो बाद में कवर करने हैं। इसके बाद दोस्तों डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो डिस्ट्रैक्शन इनएविटेबल है, इम्पॉसिबल टू अवॉइड है। और डिस्ट्रैक्शन जनरली आपके जीवन में 2 तरह की हैं। एक डिस्ट्रैक्शन है जो कि इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, मतलब आपके वजह से ही आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका ही कोई रीजन है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है ओवर टाइम जो है किसी और चीज पे स्पेंड कर देते हो जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं है। आप जिम में लगभग 1 घंटा लगाना होता है, आप 2 घंटे लगा के आ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे घर में अचानक कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, घर में कोई इमरजेंसी आ गई, उस वजह से आप जो है परेशान हो रहे हैं, उस वजह से आपकी डिस्ट्रैक्शन आ रही है। तो इनको कैसे डील करना है, सुनिए ध्यान से। जब मैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में अगर आपके पास क्लियर कट टारगेट होगा डेली का कि भाई मुझे आज ये पढ़ना है, और वह अचीव नहीं होगा अगर आपने इधर उधर टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा साइडलाइन करके पढ़ाई पे फोकस करोगे। अगर आपके पास क्लियर कट टारगेट नहीं, आपको इतना पता है कि भाई 15 दिन है, 15 दिन में पॉलिटी कंप्लीट करनी है, तो आप आज मजे करोगे कि भाई 14 दिन और पढ़ें, फिर कल भी मजे करोगे, 13 दिन और पढ़ें, हो जाएगा, 12 दिन पढ़ें, हो जाएगा। तो आप चीजें टालते रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन पे आ जाओगे। तो यहां पर आप लोगों अगर क्लियर कट टारगेट रखोगे कि भाई अगर मैंने आज का टारगेट मीट नहीं किया तो 14 दिन मेरे फिर उस टारगेट को मीट करने में हेल्प नहीं करेंगे, मेरा 15 दिन वाला टारगेट मीट नहीं हो पाएगा, तो मुझे आज ही करना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन अभी साइड में रखता हूं, मुझे मेहनत पे अभी अपना फोकस करना चाहिए। फिर हमेशा याद रखिए कि भाई आप अगर किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम, तो आप क्या मिस कर रहे हो। दोस्तों आप किसी वजह से इस एग्जाम में आए होंगे, किसी का कारण एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाना होगा, किसी का कारण रिस्पेक्ट पाना होगा, किसी का कारण प्रेस्टीज पाना होगा, किसी का कारण अपने लिए रिस्पेक्टेबल एग्जिट पाना होगा, स्टेबिलिटी पाना होगा। भाई अगर ये जॉब आप नहीं हैंडल कर पाते हो, नहीं इसको जो है आप क्वालिफाई कर पाते हो, तो कुछ तो मिस करोगे, फिर किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो अभी आपको बड़ी मजेदार लग रही है, जो अभी आपको एक अनुभूति अच्छी प्रोवाइड कर रही है, ये लॉन्ग टर्म में आपका एक बहुत बड़ा गोल आपको मिस करवाने में हेल्प कर रही है, जो कि मिस नहीं करना चाहिए आप लोगों ने। प्लस कामली हैंडल सडन डिस्ट्रैक्शन। देखो डिस्ट्रैक्शन इनएविटेबल है, ट्रस्ट मी, आएंगी, हर किसी बच्चे की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आती है, बट उनको बहुत प्रेशर के साथ नहीं हैंडल करना, बहुत नॉर्मली हैंडल करना है कि भाई हाँ ये आई, एकदम पैनिक नहीं हो जाना कि मैं तो पढ़ रहा था अभी क्या करूं, कैसे मैनेज करूं, नहीं, आराम से पैनिक कि ठीक है पहले अभी डिस्ट्रैक्शन को देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक लेवल पे लेके आते हैं जहां पे मैं इसमें इन्वॉल्व ना भी रहूं तो भी चीजें सेट हो जाएं, और फिर वापस से अपनी प्रिपरेशन पे आ जाइए। देखो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन को कहीं ना कहीं एक बार अपने लिए शॉर्ट ब्रेक मान लीजिए कि भाई ये मेरी एक ब्रेक है जिसके बाद मुझे जल्दी से रिफोकस करना है। प्लस दोस्तों हमेशा मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज करिए ताकि आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकें, और वही आपके लिए एक ब्रेक हो जाए, वही आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। भाई मुझे 1 घंटे जिम जाना है, मुझे 1 घंटे पार्क जाना है, वो आपको रिफ्रेशमेंट लगे। और यहाँ पे आप जो है एक पैरामीटर टेक्निक होती है कि भाई 50-60 मिनट पढ़े, 10 मिनट शॉर्ट ब्रेक ले ली, 50-60 मिनट पढ़े, 10 मिनट शॉर्ट ब्रेक ले ली। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन आई है उसको 10 मिनट में डील कर लो, 50-60 मिनट जो पढ़ाई का उनको बिल्कुल भी इफेक्ट मत करो, और अपने आप को रिवॉर्ड दो। अगर आप डेली टारगेट अचीव कर रहे हो ना, मान लो आपने 3 दिन लगातार अपना डेली टारगेट अचीव किया, तो एक बर्गर बनता है, एक पिज्जा बनता है, ठीक है, एक पार्टी बनती है छोटी सी आधे घंटे की। तो यहाँ पे रिवॉर्ड अगर दोगे तो और मोटिवेशन आएगी। और अगर मैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की बात करूं तो अगेन तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का सबसे पहला जो रीजन ये है कि भाई आपका स्टडी टेबल बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। देखो अगर आपके स्टडी टेबल पे पॉलिटी की बुक भी पढ़ी है, हिस्ट्री की बुक भी पढ़ी है, अकाउंटेंसी भी पढ़ी है, उसके ऊपर जनरल साइंस भी पढ़ी है, उसके ऊपर जो है आईआर एंड लेबर लॉ की बुक भी पढ़ी है, आप पढ़ने बैठे आईआर एंड लेबर लॉ, ठीक है, पढ़ते पढ़ते ध्यान गया अकाउंटेंसी पे, अरे यार अकाउंटेंसी भी कवर करना था, डिस्ट्रैक्शन आ गई, जो एक फोकस बना हुआ था आईआर एंड लेबर लॉ पे वो अफेक्ट हो गया। तो आपको अपना स्टडी टेबल बिल्कुल क्लीन रखना है ताकि आप उस टाइम डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो कंपोनेंट आप पढ़ रहे हो आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ उसी कंपोनेंट पे हो। प्लस पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल नहीं, दोस्तों ये वायरस है जो आपको बहुत परेशान कर देगा,
ठीक है, जैसे हम एक रील देख रहे थे, वहां पे क्या था कि 2045 की रील थी। माँ खाना बना रही होती है, बेटा बैठा होता है, ठीक है, फोल्डिंग पे। तो माँ खाना बनाते हुए बेटे को कहती है कि बेटा खाना खा ले, जल्दी जल्दी खाना खा ले, फिर लाइट चली जाएगी, फिर हम परेशान हो जाएंगे। तो बेटा कहता है कि माँ हम इतने गरीब क्यों हैं। तो माँ फिर बैकग्राउंड में सोच रही होती है कि तेरा बाप जो है 2021 में रील देख रहा था, इस वजह से आज हम गरीब है। अगर वो रील ना देख रहा होता ना कहीं एग्जाम क्वालिफाई कर चुका होता। तो यहाँ पे मोबाइल फोन को साइड रखिए, ये आपको अभी जो है एक सडन जो है रिलीफ दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत परेशान करेगा ये। फिर दोस्तों सोशल मीडिया के लिए अगर आपने जो है यूज करना भी, एक फिक्स टाइम रखिए कि भाई मैं ना 4 घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट सोशल मीडिया एंजॉय करूंगा, लेकिन पढ़ने के बाद। वो एक रिवॉर्ड है, ना कि वो आपको जो है पहले आपने रिवॉर्ड ले फिर मेहनत करी, ऐसा नहीं। जैसे छोटे बच्चे को बोलो कि बेटा जलेबी खाना खा ले, फिर जलेबी मिलेगी, तो कहता है कि पहले जलेबी दे दो, फिर जलेबी खा के वो आपको बेवकूफ बना के चलाया था, खाना खाता ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले जलेबी मत खाओ, पहले खाना खाओ। उसके बाद बैलेंस, प्रोफेशनल पर्सनल स्पेस, अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ दोस्तों, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक ऐसे लेवल पे आ चुके हो जहां पर आप परिवार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो। अगर मान लो घर में कोई दिक्कत है तो बेटा ही काम आएगा, अगर माँ जो है परेशान है तो अगेन बेटी ही काम आएगी। तो आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट अगेन उनके लिए टाइम अलग। उसके बाद हेल्दी कन्वर्सेशन करो फैमिली मेंबर से, ताकि आपको एक शॉर्ट ब्रेक मिले या आपको डिस्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप हेल्दी जो है कन्वर्सेशन डेली करते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि भाई क्या चीजें चल रही हैं, और उनके लिए फिर आपको एक सडन ब्रेक नहीं लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इनफेक्टिव स्टडी टेक्निक की। तो यहाँ पर एक इफेक्टिव स्टडी टेक्निक क्या होती है कि अपना सराउंडिंग एकदम क्लीन रखो। जो भी चीजें आप उस टाइम पर कवर करने वाले हो सिर्फ वही आपके टेबल पे होनी चाहिए, ऐसा पूरा खलारा नहीं मचा होना चाहिए। इसके साथ साथ हमेशा पढ़ते टाइम, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप क्विज सॉल्व कर रहे हो, तो एक पेन और कॉपी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। आप कुछ ना कुछ लिखो, ठीक है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहो, सिर्फ छोटे छोटे नोट्स लिखते रहो, बड़े पेज को बाद में फेंक दो, बट लिखना जरूरी है। क्योंकि लिखने से ना कंसंट्रेशन बढ़ती है। आप पढ़ भी रहे हो, एक माइंड में चीज गई, और फिर लिख भी रहे हो तो माइंड में डबल चीज गई। इसी तरीके से आपको एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज करनी चाहिए, जहां पर आप फ्लैश कार्ड, क्विजेस, इंफॉर्मेशन को समराइज करना, न्यूमोनिक को यूज करना और बहुत सारी प्रैक्टिस करना आपको जो है रिकॉल में हेल्प करेगा। तो दे आर कॉल्ड इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। जरूरी नहीं कि पैसिव रीडिंग ही बार बार करनी है, आप बार बार नोट्स ही नोट्स पढ़े जा रहे हो तो नहीं समझ आता है। आप अगर एक बार नोट्स पढ़ के, 2 बार नोट्स पढ़ के क्विज दोगे ना, तो आप एक्टिव रिकॉल टेक्निक पे चले जाओगे, जहां पर आप क्या है कि क्विज देते टाइम पूरा रिकॉल कर रहे हो एक्टिवली, क्या लिखा हुआ था उस पर्टिकुलर बुक में, अच्छा ये लिखा हुआ था, अब इसको सॉल्व करता हूं। ये टेक्निक आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल फैटीग एंड बर्नआउट। दोस्तों इसको डील करने के लिए आपको अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिफ्रेश करता रहना पड़ेगा। कैसे भाई, एक शॉर्ट वॉक ले लो, ठीक है, एक अच्छा सा म्यूजिक सुन लो, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, या फिर आप अपने जो प्रिपरेशन है उसे छोटी छोटी ब्रेक्स लो, 10-15 मिनट की। एक वॉक पे चले गए, एक छत पे चले गए, थोड़ी देर पौधों को पानी दे दिया, थोड़ी देर एक अच्छी कुकिंग कर ली थोड़ी देर, ताकि आप वो जो प्रेशर है वो उसको रिलीज करते रहो। देखो एक कुकर है, प्रेशर कुकर, आप पढ़ते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि आप नई चीजें गेन कर रहे हो, और एग्जाम का भी प्रेशर है, उसको रिलीज करना पड़ेगा 10-15 मिनट के लिए। तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं टाइम मैनेजमेंट करने में, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी जहां पर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था। एंड दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अभी तक किसी कोर्स का हिस्सा नहीं है, यू कैन बी पार्ट ऑफ अवर कोर्स। हमने आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जहां पर अगर आपने हमारे ईपीएफओ के कोर्सेज को जो है अगर देखना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे एक लाइव क्रैश कोर्स है जो हमने लॉन्च किया है उन बच्चों के लिए जो कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होंगी। टेस्ट सीरीज है जो कि आपको जिस बच्चे ने सिलेबस कवर कर लिया है उसको प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रोवाइड करिए, चैप्टर वाइज पर फुल लेंथ मॉक भी। फिर एक स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है जो उन बच्चों के लिए जो कि जीएस एंड क्यूआरई प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर को प्रिपेयर नहीं किया है, वो इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को कंप्लीट कोर्स चाहिए, हर एक कंपोनेंट का कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन भी चाहिए, तो वो इस मास्टर कोर्स में आ सकता है। और दोस्तों अट्रैक्टिव डिस्काउंट आपकी वेट कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये लिंक जो है पेज का वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।